बोलो बेटा 19। 19 होता है तो 19 में से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, सॉरी ये प्लस है ना, हाँ तो कितने हो गए 19 माइनस 18। 18, बस। सोडियम के कितने हो गए 11 में से बेटा एक माइनस कर दो 10, तो इसमें से जिसके सेम आए वो आप लिख दो, कर दोगे? सर हमारा क्वेश्चन नहीं था ये। अच्छा चलो किस तरह तुम्हारा कौन सा वाला है, माइनस वाला पूछ रहे हो क्या, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, शायद ये होगा तुम लोगों को, ये नहीं समझ आया। ये क्वेश्चन बेटा 23 क्वेश्चन है बेटा, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कितनी है, ये आई थिंक ये नहीं पता होगा बच्चों को, ये वाला है ना दीपक, ये क्वेश्चन है ना, नो O2 सर, माइनस 25 वाला। 25, ये वाला हो गया बच्चों। देखो इसमें क्या करना है आपको, H माइनस का मतलब बेटा एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया पारुल, जैसे अगर H प्लस की बात करें बेटा एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, H माइनस का बेटा मतलब क्या हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें एक बार देखो, कर लिया उसने। हाँ एक और भी कर लिया, तो कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या हो जाएगी 1s2, है कि नहीं, पहले ऑर्बिटल के अंदर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बस सिंपल है, ठीक है बच्चों। सोडियम की अगर Na पॉजिटिव की बात करोगे तो कितने हो जाएंगे इसमें 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे 1s2 2s2 बेटा 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए 6 बचे, तो यानी कि 2p6, बस हो गया काम। O2 माइनस के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, O2 माइनस के अंदर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। 8 प्लस 2 10, माइनस मैंने बताया था जिसका नेगेटिव चार्ज हो प्लस हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन बेटा भर दो 1s2 2s2, इस तरीके से आ जाएगा इसमें 2p6, F माइनस का भी देख लेना। तुम दीपक कौन सा पूछ रहे हो बेटा 25, एक बार यस मैं सर। 25 क्वेश्चन है, an electron is in one of the 3d orbitals, give the possible value of n, l and ml, ये पूछ रहे हैं ना, अगर 3d ऑर्बिटल है बेटा तो उस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या क्या वैल्यू होगी, ये क्वेश्चन है आपका, तो 25 क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 के अंदर बेटा पूछ रहा है अगर 3d ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो 3d ऑर्बिटल के लिए बेटा पहले तो ये देखो आप कौन सा शेल है, होता है बेटा, लेकिन बताओ यहां 3 लग गया तो मतलब कौन सा शेल था, बोलो एम। प्रिंसिपल शेल, n की वैल्यू 3 हो गई ना, बोलो बच्चों प्रिंसिपल शेल का मतलब बताया था ना आपको, n की वैल्यू हमेशा बेटा थर्ड शेल, 3d का मतलब जैसे पहले वाला था तो 1s, तो बेटा पहला शेल, फिर 2s 2p दूसरे शेल के अंदर थे, तो n की वैल्यू बेटा 3 हो जाएगी 3d ऑर्बिटल के लिए, l की वैल्यू बेटा कितनी होगी दीपक, l की वैल्यू क्या होगी, माइनस कर दो इसमें से 0 1 0 2, 1 2। m की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होगी, ml भी बोलते हैं इसको, या m क्या हो जाएगा, इसमें से फिर मैंने आपको बताया था माइनस l से लेकर क्यों बेटा, ठीक है प्लस एल। बस हो गया, जो आपने बेटा पढ़ा है ना अब तक, जो भी बच्चों पढ़ा है उसी में से है ये सब, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से तो। और पूछो बेटा 26 वाले में क्या करना था, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने थे, ये तो हो गया होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द H2 पॉजिटिव H2 NO2 प्लस, ये वाला कर लिया बेटा 27 क्वेश्चन, बोलो बेटा 30 तक क्वेश्चन में कोई डाउट है और कोई बच्चों, और किसी का कोई डाउट, 30 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर नॉट पॉसिबल, कौन से सेट पॉसिबल नहीं है, n इजिकल टू 0 बेटा कभी हो सकता है, n इजिकल टू 0 नो देखो सर। पहला शेल तो भाई शेल तो 0 से थोड़ी स्टार्ट होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बेटा कभी भी 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर प्रिंसिपल क्वांटम बेटा 0 हो गया तो दिशा l की वैल्यू बेटा माइनस में चली जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, शेल्स की संख्या कभी माइनस में थोड़ी जाएगी ना सब शेल की, तो इसमें बेटा ए ऑप्शन गलत है, बाकी सारे आप देखो 0, ठीक है। 31 सी क्वेश्चन में भी गलत है ना। सी वाला, सी में है n इजिकल टू 1, अगर n की वैल्यू बेटा 1 है, हाँ तो l की वैल्यू 0 रहेगी,
ये भी गलत है, इनकरेक्ट है, क्योंकि L इज इक्वल टू बेटा n-1 होता है, ठीक है। तो ये C वाला भी गलत है, और भी देख लेना एक बार चेक करके, बाकी ऑप्शन ठीक है क्या। E वाला भी गलत लग रहा है मुझे, तो n इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 3 हो ही नहीं सकता कभी। L की वैल्यू बेटा हमेशा n-1 रहती है बच्चों, है ना। तो ये D वाला भी जो है, सॉरी E वाला, इट इज आल्सो नॉट पॉसिबल। F n is equal to 3, L is equal to 1, ML is equal to 0, MS is equal to plus half, ये पॉसिबल है। L की वैल्यू 1 हो सकती है, क्योंकि n-1 तक बेटा काफी वैल्यू हो सकती है ना, 0 1 2 इस तरीके से, तो ये वाला हो जाएगा। यानी इसमें इनकरेक्ट बेटा एक तो C वाला हो गया और एक फर्स्ट वाला हो गया, ठीक है। और बेटा पूछो आगे के क्वेश्चंस में। 37 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन देखो क्या दिया है। द डायमीटर ऑफ द कार्बन एटम का अगर डायमीटर दे रखा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम व्हिच कैन बी प्लेस्ड, कितने कार्बन एटम बेटा प्लेस कर सकते हैं। हाँ बेटा ये वाला क्वेश्चन 37 क्वेश्चन बेटा देखेंगे। दीपक हो जाएगा क्वेश्चन क्या बताओ, 37 क्वेश्चन कर लोगे, बोलो। क्वेश्चन नंबर 37 कहाँ गया तुम्हारा क्वेश्चन। 37 ये रहा, डायमीटर ऑफ जिंक एटम, ये वाला ही था ना। 36 था, 2 × 10 की पावर 8। हाँ बेटा 35 क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको। इसके अंदर बेटा आपको कार्बन एटम का डायमीटर दे रखा है और नंबर ऑफ कार्बन एटम विच कैन बी प्लेस साइड बाय साइड इन ए स्ट्रेट लाइन। कितने एटम बेटा इसमें प्लेस कर सकते हो आप। लेंथ दे रखी है आपको एक स्केल की 20 सेंटीमीटर लेंथ है, उसके अंदर कितने एटम्स बेटा प्लेस कर सकते हैं। तो ये तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, इसके अंदर बस आपको क्या करना है, साइज के अकॉर्डिंग देखना है। कर लोगे बेटा या कराऊं। क्वेश्चन नंबर 35 इसका कैसे निकालेंगे आंसर, देखो बेटा थोड़ा अपने लोग मेहनत करने शुरू कर दो आप लोग, बहुत क्वेश्चन है बेटा। तो कार्बन एटम का बेटा डायमीटर कितना दे रखा है बेटा, डी की वैल्यू कितनी है दीपक, कितना है डी, डायमीटर 0.15 नैनोमीटर, 0.15 नैनोमीटर, ठीक है बेटा। ये डायमीटर आपको दे रखा है, इसको एक बार मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 0.15 × 10 की पावर बेटा -9 मीटर, ठीक है। अब वो बोल रहा है बेटा कि अगर 20 सेंटीमीटर की लंबाई है बेटा तो कितने एटम्स आ जाएंगे, 20 सेंटीमीटर के अंदर कितने एटम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ एटम बेटा कैसे निकालोगे, ये डायमीटर आपको दे रखा है, अगर मान लो एटम्स लगाओगे बेटा इसी तरीके से लगेंगे, है ना। मान लो ये 20 सेंटीमीटर की लेंथ आपको दे दी, तो इसमें आपको पूछ रहा है कितने एटम्स होंगे। तो बेटा कैसे निकालेंगे, 20 सेंटीमीटर को डिवाइड कर देंगे, 20 सेंटीमीटर से ये डिवाइड कर देंगे, इसका डायमीटर आ जाएगी बच्चों वैल्यू, बोलो। बस ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा यूनिट का। 20 सेंटीमीटर बेटा दे रखा है तो कैसे लिखेंगे दीपक, मीटर में कैसे लिखेंगे, 10⁻²। प्रणाली बेटा समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, 10⁻² लगेगा बच्चों, सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, बोलो। यस सर। यस सर। कर लेंगे बच्चों, डिवाइड करना है, बस सिंपल डिवाइड करना है इसको।
20 × 10⁻⁻2 0.15, इससे बेटा डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1.33 × 10⁻⁻9 ऊपर जाएगा बेटा, +2 चला जाएगा, तो ये लगभग इतना आंसर आ जाएगा। ये बेटा नंबर ऑफ एटम्स आ रहा है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन है, छोटे मोटे, कोई ज्यादा वो नहीं है, डिफिकल्टी नहीं आएगी आप लोगों को बेटा। ठीक है, और बताओ, अब आप लोगों ने करे ही नहीं है क्वेश्चंस, और किसी ने करे हैं बेटा आगे के क्वेश्चंस? 37 कराऊं सारे बेटा? अगर क्वेश्चन कराऊंगा तो 4 दिन लगेंगे बच्चों, बताओ कैसे कराऊं? क्या बेटा कैसे पढ़ोगे दीपक? क्वेश्चन सारे कराऊं? नो सर। नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर दूं? बताओ क्या करूं, बताओ पारुल बताओ। आप लोगों के हिसाब से बेटा चलूंगा, जैसे आप लोग बोलोगे वैसे करा दूंगा मैं तो, क्योंकि मैं चाहता हूं बेटा सिलेबस थोड़ा अपना आगे बढ़े। मैं तो यही कह रहा था बेटा, आप लोग प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, और जो आपको क्वेश्चंस नहीं आते वो मैं कराता हूं। बोलो ऐसे कर लोगे? 2 दिन Yes, का sir. टाइम दे दूंगा आपको, 2 दिन और आपको दे दूंगा, कल का और Yes. परसों का टाइम मैं दे देता हूं। परसों की क्लास में आप लोग सबमिट कर देना, परसों की क्लास तक कंप्लीट कर लेना, 2 दिन और ले लो, और जो बेटा क्वेश्चंस नहीं आए बीच बीच में वो आपसे मुझसे पूछ लेना, तो मैं चैप्टर बेटा शुरू करा देता हूं आगे, नहीं तो आप ही लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है बेटा। बोलो ठीक है? थ्योरी शुरू कर दूं आगे, चैप्टर 3 शुरू कर देता हूं, आप लोग बेटा बैकग्राउंड में काम करते रहो, क्वेश्चंस करते रहो। ठीक है? ठीक है बेटा, ऐसे ठीक है ना बच्चों? बताओ, जो एग्री नहीं है वो बता दो बेटा, क्या प्रॉब्लम है आपकी, या कर लोगे? चैप्टर 3 शुरू करते हैं फिर बेटा। चैप्टर 3 है बेटा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बच्चों। ठीक है बच्चों, सभी एग्री हो? बाद में मत बोलना कि सर बहुत तेज करा रहे हो चीजें। प्रणाली बेटा बताओ, एक बार रेस्पॉन्स दो, क्या चाहते हैं? न्यूमेरिकल सारे कराऊं मैं, या आप लोग कर लोगे थोड़े बहुत? जो डाउट हो बेटा पूछ लेना कल। बोलो ठीक है, हो जाएंगे ना? चलो बेटा, थोड़ा सा आप लोग बड़ी क्लास में आ गए हो तो थोड़ा बेटा स्पीड तो आपको बढ़ानी पड़ेगी। मैंने पहले ही कहा था कि बेटा क्वेश्चंस देख रहे हो एनसीईआरटी में 67 क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने आपको टाइम दे दिया है, 2 दिन और बढ़ा दिया आपके। ठीक है, अब आपने अगर संडे को कर लिए होते क्वेश्चंस, अगर आपने बायो और मैथ्स के काम के अलावा बेटा अगर फिजिक्स केमिस्ट्री भी कर ली होती तो अभी दिक्कत नहीं आती दीपक, है ना? सभी लोग जाके मैथ्स का काम कर रहे हैं, फिजिक्स का काम कर रहे हैं, केमिस्ट्री का होमवर्क नहीं सबमिट कर रहे हैं। नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। चलो बेटा, मुझे तो सिलेबस भी कराना है, मुझे खाली एक चैप्टर थोड़ी पढ़ाना है। चलो तो क्लासिफिकेशन बेटा स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आप लोग 2 दिन के अंदर, ठीक है, क्वेश्चन सबमिट करो, जो नहीं आया बेटा वो मुझसे पूछ लो। ठीक है सुनील? तो चैप्टर 3 बेटा है हमारा नया चैप्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बेटा, इसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आज बेटा 1 दिन में मैं आपको नोट सबमिट कर दूंगा। ठीक है बच्चों, जब तक आप लोग ये 2-3 दिन के अंदर काम करोगे तब तक नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बेटा, एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो बेटा ऐसे एक चैप्टर आपका 10th क्लास में भी था बच्चों, था क्या? केमिस्ट्री के अंदर एक लास्ट चैप्टर था ना, जहां पर आपने पढ़ा था डोबर्नियर ट्रेड्स, न्यूटन लॉ ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हाँ, तो वही बेटा वहीं से शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर के अंदर आपको यही पढ़ना है कि कैसे एलिमेंट्स को बेटा क्लासिफाई किया गया। तो काफी सारी चीजें तो आपको, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा करते हैं कि एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है। ऐसी क्या जरूरत थी कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ी? Why do we need classification of elements? एलिमेंट्स का बेटा क्लासिफिकेशन क्यों चाहिए? तो बताओ दीपक बेटा, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है बच्चों? आखिर क्यों कर रहे हैं हम एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन? ताकि हम उनको आइडेंटिफाई कर। क्या हो बेटा, एक बार रिपीट कर दो। ताकि हम उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। हाँ, इजीली आसानी से उसको पढ़ सके बेटा, उनकी प्रॉपर्टी को आसानी से पढ़ सको। बिल्कुल सही।
अब बेटा देखो हुआ क्या कि जैसे आप लोगों को बेटा पता है, आपने पहले भी पढ़ रखा है 10th क्लास में कि एलिमेंट्स बेटा ऐसा नहीं था दिशा एक साथ डिस्कवर हो गए, ऐसा नहीं हुआ है ना। धीरे धीरे करके बेटा एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे। तो जैसे मान लो स्टार्टिंग में 10-12 एलिमेंट्स थे, जब डोबर्नियर ने बेटा एलिमेंट्स दिए थे तो बहुत कम एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे उस टाइम पर। ठीक है, धीरे धीरे बेटा जैसे जैसे एलिमेंट्स की खोज होती चली जा रही थी वैसे वैसे बेटा क्या हुआ, उनकी संख्या बढ़ रही थी तो उनको क्लासिफाई करना भी थोड़ा मुश्किल हो गया, है ना। अब उनकी प्रॉपर्टी को अगर पढ़ना चाहते हो आप तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको क्लासिफाई करना पड़ता है। जैसे अपने देखो घर के अंदर भी अगर हमारा सामान होता है बेटा, जो हमारे घर के अंदर सामान होता है उनको हमने प्रॉपर तरीके से क्लासिफाई किया होता है ना दिशा। खाने पीने की चीजें किचन के अंदर होती है ना। जो वैसी चीजें होंगी डेकोरेशन की बेटा वो क्या करेंगे हम, एक अपना लिविंग रूम के अंदर रखेंगे, है ना बेटा। इस तरीके से सामान को करते हैं ना क्लासिफाई। आप लोग अपने खुद की पढ़ाई के सामान को भी क्लासिफाई करके रखते हो, ये केमिस्ट्री की किताब है, ये बुक्स फिजिक्स की है, ये ड्राइंग की है, ये इसकी है, इस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है बेटा। तो कहीं पर भी क्लासिफिकेशन का फायदा ये होता है कि जो आप सामान बेटा रख रहे हो, जो भी चीजें आप अरेंज कर रहे हो वो आपको आसानी से मिल जाती है, उनकी प्रॉपर्टी भी आप आसानी से पढ़ पाते हो बच्चों, है ना। ठीक है दीपक, तो यही सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी बेटा। जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे तो उनकी संख्या बढ़ने की वजह से बेटा उनकी प्रॉपर्टी को पढ़ने में दिक्कत आ रही थी, स्टडी करने में, है ना। एज यू मस्ट नो नाउअडेज अब तक बेटा कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं बच्चों, मैंने बताया धीरे धीरे डिस्कवर हो रहे थे। पहले 16 हुए, फिर 20, फिर 30, ऐसे करके होते चले गए। आज की डेट में बेटा कितने एलिमेंट्स हैं, किसको पता है बेटा? चिरायु कितने? 118 या उससे ज्यादा है? बेटा 118 तो किताबों में लिखा हुआ है बच्चों। अगर आप लेटेस्ट डिस्कवरी देखोगे तो मैं आपको देखता हूं कोई जनरल निकाल के बताऊंगा, तो उसमें बेटा 123 एलिमेंट तो मैंने ही पढ़े थे लास्ट में। तो मतलब होते रहते हैं डिस्कवर बेटा, ठीक है। जैसे मान लो इस साल या कुछ साल में स्टडी करते रहते हैं तो ये एलिमेंट्स नए नए बनते रहते हैं। और ये बेटा आर्टिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं बेटा, अभी हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। एक तो होता है नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स, ठीक है अक्षय, जो नेचर के अंदर बेटा मिलते हैं, जैसे यूरेनियम भी नेचर के अंदर मिलता है। और कुछ एलिमेंट बेटा ऐसे हैं जैसे रदरफोर्डियम 106 से ऊपर जिनका एटॉमिक नंबर चला जाता है 100 से ऊपर, वो बेटा क्या होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। मतलब वो इतने, उनको सिर्फ बेटा आप खुद बना सकते हो, मतलब नेचर के अंदर वो नहीं मिलेंगे आपको, नेचुरली अकरिंग नहीं होते हैं। तो लगभग बेटा मान के चलो 118 से ज्यादा एलिमेंट्स, अगर किताबों पर भरोसा करें तो 118 एलिमेंट तो हो चुके हैं। 118 तो सब जगह दे रखे हैं, प्लस मोर, इससे ज्यादा एलिमेंट्स हैं। अब सोचो बेटा 118 एलिमेंट्स को आपको क्लासिफिकेशन करना है बेटा। तो अगर आप बेटा इनको अगर अलग अलग करके नहीं पढ़ोगे तो क्या बेटा इसकी प्रॉपर्टी को हम पढ़ पाएंगे चिरायु, समझ पाएंगे? इसकी प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अलग अलग करना पड़ेगा, इनको सेपरेट करना बेटा जरूरी है। With the discovery of new elements, it was becoming difficult to study individually. अगर आप किसी भी बेटा एलिमेंट की, अगर इंडिविजुअल एलिमेंट की प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हो तो ऐसा पढ़ना बेटा क्या हो रहा था, मुश्किल होता चला जा रहा था। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि इतने सारे डिस्कवर हो गए, आपने क्लासिफिकेशन नहीं किया, है ना। अगर घर के अंदर अलग अलग जगह सब जगह सामान बिखरा रहेगा तो बेटा जब आप उसको ढूंढने के लिए जाओगे, है ना, जब आप देखना चाह रहे हो आपको इस चीज की जरूरत है, तो आपको पता ही नहीं है कि कहां पर वो सामान है, क्योंकि कोई प्रॉपर तरीके से उसको अरेंज नहीं किया गया बेटा। अरेंजमेंट करना बहुत जरूरी है। तो यही चीज बेटा मैं कह रहा हूं, अगर हम किसी एक इंडिविजुअल एलिमेंट की स्टडी को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, इन मिलियंस ऑफ, अब देखो एलिमेंट्स तो 118 हो गए बेटा, और बेटा कोई इमेजिन कर सकता है इसके कंपाउंड कितने होते होंगे इतने एलिमेंट्स के बेटा? अक्षय सोचो कितने कितने कंपाउंड बनाते होंगे 118 एलिमेंट, पता है बच्चों? मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनते हैं। कितने बनते हैं बेटा? मिलियंस ऑफ कंपाउंड, लाखों लाखों कंपाउंड है। और आपको पता होगा कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, मैंने बताया था बच्चों स्टार्टिंग में भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं, कार्बन के खुद के बेटा कंपाउंड लाखों के अंदर है, ठीक है दीपक। तो अगर आप देखेंगे बेटा एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी क्योंकि इतने सारे अगर कंपाउंड की प्रॉपर्टी को पढ़ना है, लाखों कंपाउंड की प्रॉपर्टी को पढ़ना है, तो बेटा इतना आसान नहीं है।
जब तक आप उनको क्लासिफाई ना करो, उनको अरेंज ना करो किसी ना किसी ऑर्डर में, जो कॉमन प्रॉपर्टी वाले हैं, जब तक बेटा उनको छाटोगे नहीं, है ना, तब तक बेटा आपकी स्टडी जो है वो नहीं हो पाएगी। Although every element is different from every other element, देखो क्या लिखा हुआ है, हर एक एलिमेंट बेटा दूसरे एलिमेंट से हालांकि अलग अलग होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, लेकिन कई बार बेटा क्या होता है, इन एलिमेंट्स के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टी बेटा जरूर होगी। ठीक है अक्षय, कुछ ना कुछ बेटा कॉमन प्रॉपर्टी भी होती है। खाली ऐसा नहीं है कि अगर जैसे सोडियम है पोटेशियम है तो आप कहो कि सर ये तो दो अलग अलग एलिमेंट है, इनकी कोई प्रॉपर्टी आपस में नहीं मिलेगी। बेटा कुछ ना कुछ इनके अंदर कॉमन प्रॉपर्टी भी हो सकती है कि नहीं? तो बेस्ड ऑन दी सिमिलरिटी, तो बेटा इन समानताओं के ऊपर आधारित होकर, यानी इन सिमिलरिटीज के ऊपर बेस्ड बेटा क्या किया गया, एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन किया साइंटिस्ट ने, और बेटा काफी सारे अटेम्प्ट्स किए ताकि जो ये जो आपका क्लासिफिकेशन है वो हो जाए। तो उसमें बेटा क्या किया, सबसे मेन चीज मैं आपको क्या बता रहा हूं, इसमें इन्होंने ये किया बेटा, एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश करी, जिनकी कॉमन प्रॉपर्टी थी उनको एक साथ रखने की कोशिश करी। ठीक है विकी, आगे बेटा इतना समझ में? Yes, तो sir. किस तरीके से, हाँ तो आपने बेटा पढ़ा होगा, देखो याद करो, पीरियोडिक टेबल, एक आपने टेबल पढ़ा है बच्चों जिसको पीरियोडिक टेबल बोलते थे, है ना? तो पीरियोडिक टेबल में बेटा हम क्या पढ़ते थे, इट इज डिफाइंड एज द टेबल, एक ऐसा टेबल होता है बेटा जिसके अंदर हम प्रॉपर्टीज को, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं उनकी कॉमन प्रॉपर्टी के बेटा आधार पर। तो पीरियोडिक टेबल बेटा क्या होता है, इट इज ए टेबल, इट इज डिफाइंड, ठीक है, ये बेटा एक तरीके से टेबल बनाया हमने। टेबल का मतलब क्या है, जिसमें हमने एलिमेंट्स को रख दिया सारे, इट इज डिफाइंड द टेबल ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स को अगर आप अरेंज करोगे बेटा उनके अंदर कॉमन प्रॉपर्टी के बेसिस पर, ठीक है, जितने भी नोन एलिमेंट है ऑफ द ऑल द नोन एलिमेंट्स, नोन का मतलब क्या है, जितने एलिमेंट बेटा उस टाइम पर आपको पता है, जैसे आज की डेट में तो बेटा बहुत सारे पता है, लेकिन मैं बता रहा हूं जैसे मान लो जब डोबर्नियर ने अपने ट्रेड्स दिए, न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया, तो बेटा सारे एलिमेंट तो नहीं थे उनके पास, जितने एलिमेंट बेटा डिस्कवर हुए थे वो सारों को उन्होंने अरेंज किया बेटा, उनके अंदर कॉमन प्रॉपर्टी के बेसिस पर उनको बेटा क्लासिफाई कर लिया। ठीक है, प्रणाली समझ में आ रहा है बेटा? टेबल ऑफ नोन एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू कॉमन प्रॉपर्टीज या सिमिलर प्रॉपर्टीज, जो उनके अंदर बेटा एक जैसी प्रॉपर्टीज थी उनके हिसाब से उनको अरेंज कर दिया। ठीक है बच्चों, बोलो ठीक है अक्षय, कॉमन प्रॉपर्टी के बेटा बेसिस पर उनको क्लासिफाई कर दिया, ग्रुप टुगेदर, इकट्ठा करना, उसी को बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, ग्रुप टुगेदर, ठीक है, उनको एक साथ ग्रुप करके, दिस इज नोन एज, है ना? और टेबल किस फॉर्म में होता है बेटा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कॉलम बनाए जाते हैं, है ना, इन द सेम, जो सेम होंगे बेटा वो हमने एक वर्टिकल कॉलम में बना दिए, सेम वर्टिकल कॉलम के अंदर हमने रख दिया इस तरीके से, और डिसिमिलर जो सेम नहीं है, जो अलग अलग है, उनको आपने दूसरे कॉलम में कर दिया। ठीक है, डिसिमिलर एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड फ्रॉम, इसी को बेटा बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। बोलो ठीक है, इसी को बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। तो बेटा पीरियोडिक टेबल की सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है, हिस्टोरिकल अगर डेवलपमेंट देखेंगे, थ्योरी है वैसे तो आपको पता ही है ये, कि सबसे पहले बेटा शुरुआत कहां से हुई थी, फर्स्ट बिल्कुल पहला अटेम्प्ट किसने किया था क्लासिफाई करने के लिए बेटा, बताओ दीपक, सबसे पहले बेटा कहां से शुरुआत हुई? डोबर्नियर ट्रेड, ये थे डोबर्नियर ट्रेड्स थे। तो बेटा डोबर्नियर ने क्या किया था बच्चों, याद है थोड़ा बहुत आपको या भूल गए? बताओ जरा, डोबर्नियर ट्रेड्स क्या थे?
क्या किया था बेटा? ट्राइड्स का मतलब बेटा इसमें क्या था बच्चों? व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड ट्राइड्स? बोलो बच्चों, किसी को तो याद होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि सभी भूल गए। बताइए बेटा। थ्री एलिमेंट, वेरी गुड। ट्राई का मतलब होता है बेटा थ्री, तो ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स। डुवर्नियर ने बेटा क्या किया था? तीन एलिमेंट्स को क्या किया बेटा? उनके एटॉमिक मास के हिसाब से बेटा अरेंज किया। ठीक है बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया तीन एलिमेंट्स को, और इन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया और उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास उनका चेक करके, मतलब एटॉमिक मास को कैलकुलेट करके बेटा उनको अरेंज किया। और उन्होंने क्या देखा था बच्चों? ऑब्जर्वेशन क्या था बताइए? ऑब्जर्वेशन क्या किया उन्होंने? बोलो बेटा, ऑब्जर्वेशन क्या था? बोलो ना, क्या ऑब्जर्व किया था दीपक? क्या था? जैसे मान लो सोडियम, पोटेशियम और तीन एलिमेंट्स लिए थे सोडियम वाले ग्रुप के, ग्रुप वन जिसको बोलते हैं आज हम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो बेटा इन्होंने इसके बारे में क्या देखा बताओ जरा? अभी अभी तो एग्जाम देके आए हो, भूल गए? डुवर्नियर ट्रेड्स था ना बेटा, कि जो बीच में एलिमेंट होगा बेटा, जो बीच में मिडल एलिमेंट होगा, अगर आप इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में बेटा लगाओगे, तो जो मिडल में एलिमेंट होगा उसका बेटा एटॉमिक मास क्या होगा दीपक? जो बाकी दोनों एलिमेंट्स हैं उनके एवरेज के बराबर होगा अप्रोक्सीमेटली। ये कहा था डुवर्नियर ने। बोलो, तो सबसे पहले बेटा अगर देखें हम, ठीक है, अच्छा फर्स्ट ईयर बेटा डुवर्नियर है, लेकिन उससे पहले एक चीज और मैं बता दूं, एक साइंटिस्ट का नाम बेटा चैप्टर 1 में बेटा पढ़ाया था आपको, एंटोनियो लेवोसियर। याद है बच्चों ये नाम? एंटोनियो लेवोसियर। इसने कुछ लॉ भी दिए थे, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास का भी दिया था इसने, एंटोनियो लेवोसियर ने। तो बेटा एंटोनियो लेवोसियर ने पहली बार एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई किया बच्चों? मेटल और नॉन मेटल के बेसिस पर। कौन सा क्लासिफिकेशन बेटा? ये मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। अब ये तो आपने बहुत छोटी क्लास से पढ़ा है कि मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है ना बच्चों? मेटल्स और नॉन मेटल तो आपने पढ़े ही हैं, लेकिन इसका नाम आपको ध्यान रखना है। पहली बार बेटा किसने किया था इसको क्लासिफिकेशन मेटल और नॉन मेटल में? एंटोनियो लेवोसियर। तो फर्स्ट इसका कंट्रीब्यूशन आता है, कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। दूसरे पर डुवर्नियर ट्रेड्स, ठीक है। तो डुवर्नियर ने बेटा ये कब किया? 1817 की बात है। 1817 में, 1817 के अंदर बेटे साइंटिस्ट थे जोहान डुवर्नियर। जोहान डुवर्नियर इनका नाम था, एक केमिस्ट थे। इन्होंने बेटा क्या किया? क्लासिफाई किया एलिमेंट्स इनटू थ्री ग्रुप्स, ठीक है। एलिमेंट्स इनटू, एक तरह का ग्रुप बनाया तीन एलिमेंट्स का, इनटू ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, ठीक है बच्चों। तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया मैंने, जिसका नाम क्या बोला उन्होंने? ट्रायड्स, ठीक है बच्चों, ट्रायड्स बोलते हैं इनको। और ये ट्रायड के अंदर बेटा मैंने बताया ना तीन एलिमेंट्स होते थे, और उन्होंने क्या कहा? द एटॉमिक वेट, है ना बेटा, इफ द एलिमेंट्स इन ए ट्रेड हैड सिमिलर प्रॉपर्टी। देखो, तो ट्रायड के अंदर बेटा जो तीन एलिमेंट लिए उन्होंने, एक जैसी होगी, सिमिलर प्रॉपर्टी होंगी, बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टी रहेंगी। और बेटा जो अगर आप उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर पर लगाओगे, एटॉमिक वेट के ऑर्डर में लगाओगे, तो जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, लिथियम, सोडियम बेटा और पोटेशियम, ये तीन एलिमेंट जैसे हमने एक ट्रायड बनाया उनका, तो इनका मास देखो कितना कितना है। लिथियम का बेटा कितना होता है एटॉमिक मास बच्चों, याद है? 3
मास होता है 23 और पोटेशियम का बेटा कितना होता है, पोटेशियम का 39। ठीक है, ये बेटा इनके एटॉमिक मासेस की वैल्यू। अब मान लो उन्होंने डोबर्नियर ने क्या कहा था बेटा, बोलो बेटा, विकी कुछ पूछ रहे हो? अगर बेटा इन तीनों को अरेंज करेंगे आप इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से, इस तरीके से मैंने लगा दिया, तो डोबर्नियर ने बेटा क्या कहा था विकी, कि जो मिडल एलिमेंट है यानी जो सोडियम है, इसका एटॉमिक मास बेटा किसके बराबर होगा, बाकी दोनों जो एलिमेंट्स हैं यानी कि लिथियम प्लस पोटेशियम, अगर इनके एटॉमिक मास का एवरेज निकालोगे, मीन निकालोगे, तो उसके बराबर आएगा। तो एक बार देखते हैं कैलकुलेशन करके कितना आएगा। देखो लगभग बेटा सेम आ रहा है 23, दिख रहा है बच्चों आपको? अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो बिल्कुल एग्जैक्टली कितना आया, 23 आया। तो बेटा ये क्या बन गया, इस तरह से ये ट्रायड हो गया, एक ट्रायड ये हो गया लिथियम सोडियम और पोटेशियम का। इसी तरीके से बेटा दो और ट्रायड्स उन्होंने बताए थे, मैंने बता दिया आपको। सेकंड बेटा उन्होंने कौन से एलिमेंट्स बताए थे, अगला है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है, और बैरियम। ग्रुप 2 के एलिमेंट होते हैं। दूसरा ग्रुप है ना, पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने पढ़ा होगा, ग्रुप 1 पहला वाला ग्रुप अल्कली मेटल्स, फिर दूसरे वाले ग्रुप के। तो ये देखो उस टाइम पर इन्होंने तीन एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन किया था। तो इनका जो एटॉमिक मास है वो क्या क्या है मैं बता देता हूं आपको। कैल्शियम का 40 है, स्ट्रोंशियम का बेटा निकलेगा लगभग 88 है, ठीक है, और बैरियम का 137। अगर बेटा इन दोनों का अगर एवरेज लें तो स्ट्रोंशियम का कितना हो जाएगा देखना, अगर हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ ये वाला हो गया लिथियम एंड पोटेशियम, ये किसके बराबर आ रहा है, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम। ठीक है बच्चों, तो अगर मान लो यहां पर अगर इस वाले ट्रायड में बेटा देखेंगे दीपक, तो दोनों का एवरेज निकालते हैं बेटा, कितना आएगा देखो, 40 प्लस 137, 40 प्लस 137 अपॉन 2 बेटा कितना हो जाएगा, 7 लास्ट में 177 अपॉन 2। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो लगभग कितना आ रहा है देखो जरा, 8 टू द 16 और 17 का मतलब हुआ 16, 88 पॉइंट समथिंग, 88.5 लगभग बेटा 88.5 आ रहा है बच्चों, देख रहे हो, दिख रहा है बेटा क्लियर, ये देखो 88.5 आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली बेटा किसके बराबर हो गया, ये देखो अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया बेटा, इसके बराबर आ रहा है, स्ट्रोंशियम के मास के बराबर। तो यही डोबर्नियर ने बेटा अपना आधार बनाया, बेसिस बनाया, कि उन्होंने कहा कि जो मिडल एलिमेंट रहेगा बेटा, अगर उन्होंने जो ट्रायड बनाए उसमें उन्होंने कहा जो मिडल एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक वेट बेटा दोनों बाकी यानी पहले और तीसरा जो एलिमेंट है उसके एटॉमिक वेट के मीन के बराबर होगा। ठीक है, इस तरीके से बेटा आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। आगे अच्छे से पढ़ा तो आपने पहले भी ये सब है ना, स्ट्रोंशियम के बराबर। ठीक है बेटा, इसी तरीके से बेटा एक और ट्रायड है, आई थिंक आपने पढ़ा होगा, कुछ बच्चों में ध्यान हो, ये तो कॉमन थे, ये तो याद होंगे आपको, लिथियम वाला तो याद रहता है बच्चों को। एक और बेटा था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। थर्ड ट्रायड बेटा देखो, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन बेटा, ये तीनों एलिमेंट को इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। एक बार इनके एटॉमिक मास की बात कर लेते हैं। तो बेटा क्लोरीन का होता है 35.5 होता है, अगर हम चेक करके देखेंगे मेजर करके। ब्रोमीन का बेटा आएगा यहाँ पर, ब्रोमीन का 80 होता है लगभग, और आयोडीन का बेटा आएगा 127। ये हमें पता है ये वैल्यू होती है। अब बेटा हम अगर दोनों का एवरेज लेके देखें, क्लोरीन और इसका एवरेज देखो बेटा दोनों का, तो कितना होगा, मीन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन, क्लोरीन एंड आयोडीन का देखो, तो
35.5 प्लस बेटा 127/2, इसको अगर हम प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो बेटा कितना बनेगा हमारा? इसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पर, अगर कैलकुलेट करते हैं दोनों को, तो ये बनेगा बेटा लगभग 0.5 7/12 और 142, कितना है बेटा? 142.5। कितना हो जाएगा बेटा एक बार? 162.5, या 162.5 1.25 बच्चों दिख रहा है सबको? लगभग बेटा 80 के बराबर। अगर हम देखें यहाँ पर तो बैरियर का है 80, ठीक है बच्चों? बैरियर का एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक वेट 80 के बराबर होता है, और हमारा बेटा लगभग कैलकुलेट करके डोबरनियर ने जो किया था लगभग 81 निकाला। तो उन्होंने बेटा यही कहा कि लगभग अप्रोक्सीमेटली अगर देखो, ठीक है, तो डोबरनियर ने 3 जो ट्रायड बताए बेटा वो सक्सेसफुली बताए थे दीपक, ठीक है बेटा? समीक्षा आ रहा है बेटा समझ में मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? डोबरनियर ने 3 ट्रेड्स जो बताए मैंने, 3 ट्रायड्स बने, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है? उसके बाद बेटा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इस तरीके बेटा 3 ट्रायड्स तैयार किए थे, ठीक है बच्चों? तीनों के अंदर आप बेटा क्या देख रहे हो कि जो मिडल एलिमेंट है बेटा उसका एटॉमिक वेट बेटा फर्स्ट और जो लास्ट एलिमेंट है ट्रायड का, पहला और आखिरी एलिमेंट है, उसके मीन के बराबर है लगभग, है ना? अप्रोक्सीमेटली अगर बेटा देख रहे हैं तो लगभग बराबर ही आ रहा है तीनों के केस में, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। अप्रोक्सीमेटली अगर ले लें 81.25 को 80 के बराबर ले सकते हैं, ठीक है बच्चों? ये था बेटा डोबरनियर ट्रायड्स। अब बेटा देखो इसकी क्या क्या कमियां थी, कमियों की बेटा बात करते हैं। तो अक्षय बेटा देखो ये ट्रायड बेटा देखो आपको सिर्फ उन्होंने 3 ट्रायड्स बताए, जबकि उस टाइम पर बेटा काफी सारे एलिमेंट्स थे बेटा दीपक जो इस ट्रायड के अंदर बेटा फिट नहीं होते थे, ठीक है? इट सीम टू वर्क आउट ओनली फॉर ए फ्यू एलिमेंट्स। सबसे बड़ी बेटा इसकी कमी क्या है, सबसे बड़ी शॉर्ट कमी क्या है कि ये जो ट्रायड्स थे बेटा ये बहुत कम एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल थे, ठीक है अक्षय? सभी पर आप बेटा अप्लाई नहीं कर सकते ट्रायड्स को, सारे एलिमेंट्स पर अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ 3 ट्रायड्स यहाँ पर दिख रहे हैं, ये देखो 9 एलिमेंट हुए सिर्फ। बाकी एलिमेंट के बारे में बेटा उस टाइम पर लगभग 16 एलिमेंट डिस्कवर थे। जब डोबरनियर ने 1870 में ये लॉ दिया तो बेटा उस टाइम पर लगभग 16 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, उनमें से सिर्फ उन्होंने 9 एलिमेंट्स के बारे में ये चीज बताई बेटा, ठीक है बेटा? अगर लिमिटेशंस की बात करें तो एक लिमिटेशन क्या है बेटा सबसे बड़ा, ये कुछ ही एलिमेंट्स पर अप्लाई हो रहा है कि नहीं बच्चों? सिर्फ 3 ट्रायड्स हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना? बोलो बोलो बेटा, समझ में आया? Yes, ये लिमिटेशन पढ़ रखा है आपने थोड़ा बहुत तो इसमें। इट सीम्ड आउट टू वर्क ओनली फॉर ए फ्यू एलिमेंट्स। दूसरा बेटा ये दिया हुआ है एक बार डिसमिस्ड एज कोइंसिडेंस, जो बाद में साइंटिस्ट आए जैसे और जो आगे आए जैसे न्यूलैंड ने लॉ दिया, तो वो लोग बेटा ये कहने लगे कि अगर आप साइंस की बात करो बेटा तो ये तो एक कोइंसिडेंस की बात हो गई। क्या हो गया बेटा? एक कोइंसिडेंस था दीपक, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें कोई बेटा उन्होंने ये तरीका नहीं बताया कि मतलब इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया उन्होंने, मतलब कोई भी रैंडमली 3 एलिमेंट उठा लिए, कोई भी रैंडमली बेटा 3 एलिमेंट्स अगर उठा के अगर आप बोलोगे कि इसका एवरेज जो है वो बाकी दोनों एलिमेंट्स के एवरेज के बराबर है, तो उसको बेटा सिर्फ क्या कहा जाएगा? महज इत्तेफाक बोला जाएगा, है कि नहीं दीपक? सिर्फ एक कोइंसिडेंस होगा। बोलो बच्चों, जैसे कोई भी सीरियल होता है, कोई भी स्टोरी आती है तो उसमें फिक्शियस स्टोरी में क्या बोलते हैं, है ना? इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। तो ऐसा बेटा सिर्फ, और अगर उसमें एक लाइन और लिखी होती है, अगर किसी तरीके से अगर ये घटनाएं कॉमन पाई जाए बच्चों तो क्या होगा? उसको एक महज इत्तेफाक माना जाए। इट विल बी ए मैटर ऑफ कोइंसिडेंस, ठीक है दीपक?
सही कह रहा हूं ना? ऐसे ही होगी ना स्थिति डोबरनियर की ट्रेड्स के साथ। डोबरनियर के बेटा ट्रेड्स जो हैं कोई उन्होंने ज्यादा स्टडी नहीं करी बच्चों। जैसे हम साइंस की अगर बात करते हैं तो बेटा हमेशा साइंस में हम किस चीज पर विश्वास करते हैं? एक्सपेरिमेंट्स पर, है ना? अगर आपसे कहें कि सर ये बेटा ये चीज कैसे मानोगे कि आपने ये थ्योरी, अब जैसे सेकंड चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन की ये प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर होते हैं, तो बेटा हर चीज के लिए हमने कोई ना कोई खाली थ्योरी थोड़ी पढ़ी, हमने बेटा उसको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली भी निकाल के देखा बच्चों। समझ रहे हो मेरी बात? तो साइंस में बेटा कभी भी आप सिर्फ कहानियों पर विश्वास नहीं करते हो, बल्कि आपको उनको प्रूव भी करना पड़ता है कि ये चीज सही है। तो ऐसे बेटा डोबरनियर ट्रेड्स के साथ हुआ कि डोबरनियर के ट्रेड जो थे उनको ज्यादा वैल्यू नहीं दी गई, ठीक है? तो बस उन्होंने स्टार्टिंग कर दी थी क्लासिफिकेशन की, बस इतना ही काफी है, इससे ज्यादा उनको कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है बच्चों? और ना ही ज्यादा पूछा जाता है कभी इसके बारे में, डोबरनियर के बारे में, क्योंकि उन्होंने बस बेटा स्टार्टिंग करी थी क्लासिफाई करने की, उन्होंने ज्यादा कोई एक्सपेरिमेंट्स इसको लेकर नहीं करे। तो चलो लिमिटेशंस अगर आपसे पूछे जाए तो दो लिमिटेशंस आप ध्यान रखना बेटा। कौन कौन से बताया मैंने आपको? एक तो हो गया इट वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर फ्यू एलिमेंट्स। अगर लिमिटेशन की बात करेंगे बेटा क्या होगा? सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स पर अप्लाई था। इट वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर फ्यू एलिमेंट्स, ठीक है बच्चों? सिर्फ कुछ एलिमेंट्स पर ही अप्लाई कर पाएंगे वो, पहली चीज। और दूसरा बेटा क्या? It was considered only as a coincidence. It was considered only a coincidence. ठीक है निशा? बेटा आगे समझ में तो बस इतना ही, डोबरनियर के बारे में कुछ ज्यादा कहानी है नहीं, ठीक है? क्योंकि इट वाज जस्ट ए कोइंसिडेंस, क्योंकि बाकी सारे जो एलिमेंट्स थे, ऑल द नोन एलिमेंट्स वर नॉट अरेंज्ड इन ट्राइड्स। इसको ऐसा कोइंसिडेंस क्यों माना बेटा? क्योंकि बाकी सारे जो एलिमेंट्स थे, जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर लगभग 20 के करीब एलिमेंट्स अगर डिस्कवर हो चुके थे डोबरनियर के टाइम पर, तो 20 में से बेटा सिर्फ उन्होंने 9 को क्लासिफिकेशन किया, बाकी एलिमेंट्स को छोड़ दिया, उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो बेटा कह सकते हैं कि उतना अच्छी तरीके से उन्होंने उस चीज को बेटा क्लासिफिकेशन नहीं किया, है ना? अगर कोई साइंटिफिक आधार पर करते तो बेटा ये प्रॉब्लम नहीं आती बच्चों, ठीक है? देखिए आ रहा है बेटा समझ में? Yes sir. Not able to classify all elements, ठीक है? जितने भी एलिमेंट्स थे सबको क्लासिफिकेशन नहीं की, all known elements। चलो बेटा ये तो हुई डोबरनियर की कहानी। इसके बाद बेटा क्या है? इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूलैंड्स के बारे में, लेकिन बेटा बीच में एक और साइंटिस्ट का नाम भी यहाँ पर आएगा जिनके बारे में आपने शायद नहीं पढ़ा हो, वो मैं बताता हूँ। एक साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या, इनका नाम क्या है, बहुत अजीब सा नाम, डी चारकोटियस। डी चारकोटियस बहुत अजीब सा नाम है, चारकोटियस, कोरिटियस, चारकोटियस ये इनका नाम है। तो ज्यादा इनके बारे में कहा नहीं जाता। इन्होंने भी बेटा क्या किया, एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करी, ठीक है? तो अगर एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन की शुरुआत की अगर करें तो इन्होंने बेटा क्या कहा था वो मैं बताता हूँ आपको। बहुत ज्यादा फेमस भी नहीं है और बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन बेटा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है थोड़ा सा, लेकिन जनरल नॉलेज के बेसिस पर आपको बताता हूँ। ज्यादातर तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की बात होती है। तो बेटा एक फ्रेंच जियोलॉजिस्ट थे। जियोलॉजिस्ट बेटा किसको बोलते हैं दीपक? व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड जियोलॉजिस्ट? जियो का क्या मतलब होता है? जीईओ मतलब समझते हो बेटा इसका दीपक? जियो बेटा क्या होता है? जीईओ। जैसे देखो कोई भी चीज बेटा अगर अर्थ से रिलेटेड होती है तो उसको जियो बोला जाता है। जियोग्राफी, जियोलॉजी, है ना? जियोग्राफी का मतलब क्या है? जो अर्थ के बारे में पढ़ो, स्टडी करो। तो ऐसी जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो कौन होते हैं बेटा? जो अर्थ के अंदर से जो मटेरियल निकलते हैं उनको स्टडी करते हैं।
जैसे अर्थ के अंदर से बेटा क्रस्ट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट डिस्कवर हो रहे हैं, कौन कौन से मटेरियल्स निकल रहे हैं, कैसे कंपाउंड निकल रहे हैं, उनकी जो स्टडी करेंगे उसको बोलेंगे जियोलॉजिस्ट बेटा। ठीक है, अर्थ के अंदर से जो प्रॉपर्टी निकलती है। तो 1862 के अंदर बेटा इन्होंने, एक फ्रेंच जियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने बेटा 1862 के अंदर क्या किया जितने भी एलिमेंट्स थे सबको बेटा इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किया बच्चों। ठीक है, तो ही अरेंज द देन नोन एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स। और बेटा इन्होंने एक सिलेंड्रिकल टेबल बनाने की कोशिश करी, सिलेंड्रिकल टेबल्स ऐसे बनाए। ठीक है, सिलेंड्रिकल टेबल ऑफ एलिमेंट्स टू डिस्प्ले द पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज। तो बेटा इनके बारे में बहुत कम बच्चों को पता है, लेकिन मैं बताता हूँ। इन्होंने बेटा क्या किया, एटॉमिक वेट के हिसाब से बेटा क्या किया, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया। ठीक है अक्षय, और उनको बेटा एक सिलेंड्रिकल फॉर्म ऑफ टेबल्स के रूप में रखा। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी फेल इन ए वर्टिकल लाइन। तो बेटा इन्होंने क्या किया, जो इन्होंने देखा, क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे मान लो अगर आप इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से लगा रहे हो एलिमेंट्स को, तो बेटा उसमें क्या आ रहा था, एक रिपीटिशन हो रहा था प्रॉपर्टीज का। कुछ एलिमेंट बेटा ऐसे थे जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, और उनको बेटा इन्होंने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल टेबल में रखा। तो वर्टिकल लाइन के अंदर अगर आप देखोगे, ठीक है, जैसे उन्होंने इस तरीके से अरेंज किया एलिमेंट्स को, स्लैंडर्स मतलब कि इस तरीके से मान लो, इस तरीके से उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, ऐसे एक टेबल्स जैसे बनाए, वर्टिकल टेबल्स, जैसे आप जानते ही हो। तो मान लो जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी आ रही है अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से लगा रहे हैं। ठीक है, ऐसे अगर क्लोरीन को लगा रहे हैं तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से। तो बेटा इन्होंने इस तरीके से अरेंज किया, और इन्होंने क्या देखा कि प्रॉपर्टी बेटा एलिमेंट्स की क्या हो रही थी बेटा, रिपीटिशन हो रही थी। लेकिन उन्होंने कुछ ज्यादा इसके बारे में बताया नहीं, स्पाइरल जैसा स्ट्रक्चर दिया उन्होंने इस तरीके से, इस तरीके से इसको स्पाइरल बोलते हैं। स्पाइरल समझते हो, स्पाइरल ब्रांडिंग होती है ना, ऐसे ऐसे करते, जिगजैग, जिगजैग जैसे समझ लो, इस तरीके से बेटा। अगर आप देखोगे, अगर हम इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो आपके एलिमेंट्स इस तरह के दिखाई देंगे। यहाँ पर एक और ग्रुप को ले लेता हूँ मैं, जैसे आपका लिथियम के बाद कौन सा, बेरिलियम। सेकंड ग्रुप में बेटा बेरिलियम होता है, फिर क्या होता है, मैग्नीशियम, और अगला कौन सा होगा, कैल्शियम। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से डी चार्कोटियस ने, जो फ्रेंच जियोलॉजिस्ट थे बेटा, उन्होंने इस तरीके से एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन किया। लेकिन उनके बारे में ज्यादा किसी ने उनकी तरफ ध्यान ज्यादा दिया नहीं। ठीक है, तो ज्यादा कुछ दे भी नहीं रखा इनके बारे में। तो इन्होंने बस इस तरीके से बताया कि सिलेंड्रिकल टेबल की फॉर्म में होते हैं कि अरेंज एलिमेंट्स। ठीक है, इन्होंने बेटा एलिमेंट्स को क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया, इनटू इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए बेटा क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स। ठीक है बच्चों, सिलेंड्रिकल टेबल बनाया उन्होंने, इन्हें सिलेंड्रिकल टेबल और बेटा इन्होंने क्या नोटिस किया कि प्रॉपर्टी बेटा जो है वो क्या हो रही है, कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी बेटा क्या होती है, रिपीट करती है एक सर्टेन पीरियड के बाद। क्या होगा बेटा, ये प्रॉपर्टी का क्या होगा, रिपीटिशन हो जाएगा। जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का है, इसी तरीके से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम का है। ठीक है, he noticed, he observed repetition of property। ठीक है बेटा, लेकिन जैसे मैंने बताया इनके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है किसी को, और आप लोगों ने भी आई थिंक पहली बार ही सुना होगा, है ना। एनसीईआरटी में नहीं दे रखा था 10th क्लास में, थोड़ा सा इनके बारे में मैंने ढूंढ के निकाला। तो ये है बेटा डी चार्कोटियस। ठीक है बच्चों, दीपक आया बेटा समझ में? ये दो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिए, डोबरनियर पढ़ लिया बेटा, ठीक है, और डी चार्कोटियस पढ़ लिया। अगला बेटा क्लासिफिकेशन क्या होगा, इसके बाद न्यूलैंड ही थे जिन्होंने अपना क्लासिफिकेशन बताया। तो न्यूलैंड तो बेटा आपको पता है,
न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कैसे काम करता है? पढ़ा है बच्चों? क्या होता था जरा बताओगे? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का क्या मतलब था बेटा? बताओ बेटा, किसको याद है? स्टेटमेंट बता दो बस, जितना याद है। अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी हाँ बेटा, स्टोर है। 8 एलिमेंट, अगर आप एलिमेंट्स को बेटा इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में लगाते हो, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में, तो जो बेटा 8वां एलिमेंट होता है, 8th एलिमेंट होता है, उसकी प्रॉपर्टी बेटा फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या होती है कि जैसी पाई जाती है, जैसे बिल्कुल। और इसको बेटा कंपेयर किससे किया था उन्होंने? म्यूजिक नोट से कंपेयर किया था बेटा, है ना दीपक? जो म्यूजिक की साउंड्स होती हैं बेटा, जो म्यूजिक की नोट्स होते हैं, नोट्स ऑफ म्यूजिक, जैसे सारे गामा पाधा निसा है, ठीक है, इसी तरीके से अरेंज करते हैं तो आपने देखा होगा वो रिपीट करते हैं, ठीक है। म्यूजिक के नोट जिस तरीके से रिपीट होते हैं उसी तरीके से बेटा न्यूलैंड ने कहा कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी भी बेटा क्या होती है, एक दूसरे के साथ क्या होंगी, रिपीट होंगी, ठीक है। तो अगला है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। ऑक्टेव का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पर ऑक्ट का मतलब क्या होता है? ऑक्टेव्स क्या होगा बेटा? ऑक्टेव्स का मतलब 8 एलिमेंट्स, यानी 8 एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसका नाम पड़ गया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बेटा। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई बेटा? 1865 में। अगर देखें इसकी शुरुआत होती है 1865 में बेटा। 1865 में जॉन न्यूलैंड्स, इनका नाम था पूरा जॉन न्यूलैंड्स। तो जॉन न्यूलैंड्स ने 1865 में बेटा क्या किया? एक सिस्टम बताया, न्यू सिस्टम, ठीक है, ऑफ अरेंजिंग एलिमेंट्स, ठीक है। क्या कहा इन्होंने? व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेटा एटॉमिक वेट। अगर आप एलिमेंट्स को बेटा उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओगे समीक्षा, तो बेटा क्या देखेंगे कि जो 8वां एलिमेंट आ रहा है, जो 8th एलिमेंट बेटा आ रहा है, जैसे लगातार लगाने के बाद जो भी कॉमन आएगा, जैसे फर्स्ट के बाद जो 8th आया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से बेटा जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी किसके साथ सिमिलर पाई गई? 8th एलिमेंट की बेटा प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के जैसे सिमिलर मिली, ठीक है। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, ठीक है बच्चों, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, atomic mass या atomic weight बेटा, then the property of every 8th element बेटा, हर एक 8वां एलिमेंट जो आ रहा था, then the properties of every 8th element was similar to बेटा, क्या देखा उन्होंने बेटा न्यूलैंड ने कि 8वां एलिमेंट, ठीक है, हाँ बेटा, उसकी प्रॉपर्टी किसके साथ आ रही थी? was similar to the properties of first element। जो उसके हिसाब से फर्स्ट एलिमेंट है उसके हिसाब से 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी सेम आएगी, ठीक है बेटा। यही है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, इसी को बोला जाता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। और ये बेटा इसको हम कंपेयर कर सकते हैं जस्ट लाइक म्यूजिक नोट्स, जैसे बेटा म्यूजिक के नोट्स होते हैं उसी तरीके से, जस्ट लाइक नोट्स ऑफ म्यूजिक, ठीक है दीपक? पढ़ रखा है आपने पहले भी बेटा, ठीक है। इसी को बोलते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। एक टेबल की फॉर्म में इस तरीके से उन्होंने बताया था एलिमेंट्स को,
टेबल बेटा तैयार करते हैं एलिमेंट्स का। ये देखो ठीक है। यहाँ पर बेटा मैं आपको रखता हूँ एलिमेंट और इसका एटॉमिक वेट। एक एलिमेंट हो गया, यहाँ पर सिंबल एलिमेंट का, उसका एटॉमिक वेट कितना है ये भी लिख लेते हैं। सबसे पहले बेटा जैसे उन्होंने अरेंज करना शुरू किया लिथियम, तो लिथियम का बेटा एटॉमिक वेट 7 होता है। बेरिलियम को अरेंज किया बेटा 9। उस टाइम पर बेटा बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे अक्षय, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना बेटा, जो एलिमेंट डिस्कवर हुए थे उन्हीं को उन्होंने अरेंज किया। बोरोन का बेटा 11, ठीक है, कार्बन 12, उसके बाद नाइट्रोजन 14, उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा ऑक्सीजन 16 और अगला फिर फ्लोरीन। फ्लोरीन का बेटा था 19, ठीक है। और इसके सोडियम, सोडियम का कितना होता है, सोडियम का देखो बेटा कितना है, Na=23, सोडियम का 23 था। मैग्नीशियम बेटा 24, ठीक है, एल्यूमिनियम 27, उसके बाद अगला सिलिकॉन 29, ठीक है बच्चों, फास्फोरस 31, सल्फर 32 और लास्ट में क्लोरीन के जैसा क्लोरीन 35.5, ठीक है। तो कितने एलिमेंट को बेटा क्लासिफिकेशन किया था अक्षय, जो ये न्यूलैंड का लॉ ऑफ ओक्टेव्स है बेटा, कितने एलिमेंट्स पर अप्लाई था, याद है बच्चों आपको? सिर्फ स्टार्टिंग के कितने एलिमेंट बताओ जरा बच्चों? 16 एलिमेंट्स। 20 एलिमेंट्स को बेटा उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। देखो जो मैंने बोर्ड पर ड्रॉ करे हैं, कितने एलिमेंट दिख रहे हैं आपको? देखो बेटे कितने हैं, 1 2 20, 20 एलिमेंट्स को बेटा उन्होंने 20 एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन किया, क्योंकि उस टाइम पर एलिमेंट तो बेटा 63 से ज्यादा डिस्कवर हो चुके थे। लेकिन न्यूलैंड ने बेटा कितने एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन किया इस टेबल में? उन्होंने अपना जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के हिसाब से एक टेबल तैयार किया बेटा, ऑक्टेव टेबल बोलते हैं इसको। उसके अंदर कितने एलिमेंट दिख रहे हैं बच्चों, बोलो? 20 एलिमेंट्स है बेटा, ठीक है दीपक। इस तरीके से बेटा क्लासिफिकेशन किया उन्होंने, एलिमेंट का सिंबल लिखा हुआ है मैंने एटॉमिक वेट। अब उन्होंने बेटा क्या कहा इस टेबल को, अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या दिख रहा है बच्चों आपको? समीक्षा देखो जरा बेटा, सोडियम की प्रॉपर्टी बेटा किससे मैच कर रही है? ये वाला देखो एक बार, अगर इस सीरीज को देखोगे ध्यान से, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तीनों एलिमेंट बेटा क्या हो रहा है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर है। ये कहा था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ने। अगर आप देखोगे सोडियम कौन से नंबर पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां एलिमेंट बेटा। अगर आप देखोगे लिथियम से कौन सा नंबर है, तो लिथियम के बाद बेटा कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 8वां एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां एलिमेंट। तो 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी बेटा किससे मैच कर रही है, लिथियम के साथ बेटा, ठीक है चिरायु। इसी तरीके से अगर बेरिलियम में देखें, बेरिलियम को मान लो फर्स्ट, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर आप देखो 6 7 8 एलिमेंट, तो हर एक 8वां एलिमेंट बेटा अगर बेरिलियम से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैग्नीशियम बेटा 8वां एलिमेंट हो गया। तो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी बेटा किससे मैच कर रही है, बेरिलियम के साथ, ठीक है बेटा। तो वर्टिकल कॉलम में आपको क्या दिख रहा है बेटा, वर्टिकल कॉलम बेटा जो यहाँ पर दिख रहा है इस टेबल के अंदर, जैसे लिथियम की प्रॉपर्टी मैंने बताया बेटा सोडियम से मैच कर रही है, और सोडियम की प्रॉपर्टी बेटा पोटेशियम के साथ मैच कर रही है बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से अगर देखो दूसरी लाइन अगर आपको दिख रही है, दूसरी रो, दूसरी सॉरी कॉलम, तो दूसरे कॉलम में क्या दिख रहा है बेटा,
बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इन तीनों की प्रॉपर्टी बेटा क्या होगी? सिमिलर होगी बेटा। बताए जैसे, बोलो बच्चों, आ रहा है बच्चों समझ में? इस तरीके से बेटा उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। अगला देखो, बोरोन, एल्यूमिनियम, इनकी प्रॉपर्टी सेम है। कार्बन की सिलिकॉन के साथ, नाइट्रोजन फास्फोरस, ऑक्सीजन सल्फर के साथ और फ्लोरीन क्लोरीन के साथ बेटा। ठीक है बच्चों? तो इस तरीके से बेटा उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ये टेबल दिया उससे बेटा उन्होंने स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स को बेटा क्लासिफिकेशन करने में कामयाबी हासिल करी। तो उनका जो बेटा कंट्रीब्यूशन था वो काफी ज्यादा था, इसीलिए उनको क्या मिला, एक मेडल भी उनको दिया गया, इसको बोलते हैं डेवी मेडल। ये रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, उस टाइम पर आपको पता है ज्यादातर बेटा उस टाइम पर जो डिस्कवरियां हो रही थी बेटा वो कहाँ हुई अक्षय? ब्रिटेन के अंदर हुई। 1850s की बात थी ये, 1865 की बात है। तो उस टाइम पर बेटा जो ज्यादातर डिस्कवरी जो होती थी वो लंदन वगैरह काफी डेवलप्ड था, यूरोप भी डेवलप्ड था पूरी तरीके से। तो ज्यादातर बेटा जो डिस्कवरी हुई है वो कहाँ पर हुई है उस टाइम की? 1850s तक, 90s तक भी, बल्कि आप देखोगे 1900 तक भी अमेरिका उसके बाद ही बेटा डेवलप हो पाया है। ठीक है, तो सबसे आगे जो चल रहा था वो उस टाइम पर यूरोप के अंदर ब्रिटेन बोलते हैं जिसको, ब्रिटेन कंट्री सबसे ज्यादा डेवलप था। ठीक है, तो इस कंट्रीब्यूशन के लिए बेटा उनको डेवी मेडल भी मिला। ठीक है, लेकिन इसकी कमियां बेटा आपको क्या दिख रही है? उस टाइम पर मैंने आपको बताया 65 से ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे बेटा, लेकिन उन्होंने 65 में से कितने एलिमेंट को क्लासिफिकेशन किया है बेटा? सिर्फ अक्षय ओनली 20 एलिमेंट्स। तो क्या लिखेंगे? ही क्लासिफाइड एलिमेंट्स ओनली एलिमेंट्स स्टार्टिंग में जो थे उनको ही क्लासिफिकेशन बेटा उन्होंने किया था। ठीक है बच्चों, समझ गए मेरी बात? ये मॉडल तो उन्होंने अच्छा दिया बेटा, यहाँ पर क्लासिफिकेशन सही किया कॉमन प्रॉपर्टी के बेसिस पर, लेकिन बेटा ये जो मॉडल था बेटा सिर्फ किसके लिए अप्लाई था चिरायु? ओनली फॉर, बताइए जरा, स्टार्टिंग 20 एलिमेंट्स। अरे टाइम भी हो गया बेटा, आपने बताया नहीं। चलो ओके बाय बेटा, ठीक है, टेक केयर। और बेटा क्वेश्चंस कितने करने हैं दीपक? क्वेश्चंस बेटा कंप्लीट कर लेना आप लोग, ठीक है? 40 45 तक, 50 तक कर लेना, जितने हो जाए। चलो ओके बाय, टेक केयर, बाय।